मैं आपकी होस्ट शुबाला सदफ एक बार फिर लेकर आई है नई सोच के साथ एक नए मेहमान को। आज के जो हमारे नए मेहमान हैं मोहम्मद साबिर अब्बासी साहब, जो कि एक बहुत ही नाइस एजुकेशनिस्ट हैं, म्यूजिशियन भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी शख्सियत के भी मालिक हैं। उनसे जानते हैं और नई नस्ल के लिए किस तरह के पैगामात अपनी नई सोच को जो है फराहम करेंगे वो भी जानते हैं। ये हमारे साथ जो मौजूद हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के फ्लो साइटोमेट्री डिपार्टमेंट के अंदर इनकी वर्किंग है, हम उसको भी जानेंगे। इसके अलावा ये आलाप म्यूजिशियन जो थ्री ब्रदर्स ने जो है स्टार्ट किया था, उस हवाले से इनकी वो सारी जो इनका जो कार्य खैर है वो देखते हैं वो किस तरह से इन्होंने किया और कहां तक उस आलाप को लेकर गए। नाउ इनकी अब हमारे साथ जो है हमारे साथ जो म्यूजिक के हवाले से और सोशल मीडिया के हवाले से, सोशल वर्किंग के हवाले से क्या क्या काम है, ये हम मोहम्मद साबिर अब्बासी की जबानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबिर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है, आप कैसे? सर बहुत आपको जो है यहाँ पे बिठा के बहुत खुशी हो रही है और मेरी पूरी RNN टीम की तरफ से आपको मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और RNN टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें यहाँ मदऊ किया। जज़ाकल्लाह सर। अच्छा मोहम्मद साबिर साहब, ये बताएं कि आपने हमारे अपने कीमती टाइम में से वक्त निकाला, आपका पहले तो उसको थैंक यू करूंगी। सेकंड मुझे ये बताइएगा कि आप किस तरह से इंट्रोडक्शन देंगे अपना, क्योंकि मैंने जो चीज जानी है आपके अंदर वो बड़ा फ्लक्चुएशन है। आप एक एजुकेशनिस्ट से आप डायरेक्ट एक म्यूजिशियन भी हैं, म्यूजिशियन के साथ साथ आपके माशाल्लाह सोशल जो है एक्टिविटी भी है, प्लस माशाल्लाह आपकी जो फैमिली एक्टिविटी भी है। तो आप खुद को ब्रीफ आउट करें, फिर हम अपनी चीजों को कंटिन्यू लेके चलेंगे। जैसा कि आपने इतने सारे मेरा जो तारुफ कराया कि मैं एक छोटा एक अदना सा शख्स हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई बेहतरी कर सकें अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए। बेसिकली हर इंसान जो है मुश्किलात से गुज़रता है, फिर जाके कुछ सीखता है। तो मेरा भी यही रहा है कि बहुत सारी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा और आस्ता आस्ता सीखने को मिला। तो उसमें साथ साथ ये भी चलता रहा कि मेरे जॉब भी चलती रही और साथ साथ म्यूज़िक भी चलता रहा और साथ साथ एजुकेशन भी चलती रही। तो सर सॉरी, कितना अरसा गुजर गया होगा एजुकेशनिस्ट आपका? मेरे ख्याल से बाय प्रोफेशनल आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, ऐसे ही है? बायो प्रोफेशनल तो मैं ये ऐसे इदारे से ताल्लुक़ रखता हूँ जो एजुकेशन ही प्रोवाइड करती है। तो इस लिहाज से बड़े बड़े लोगों में बैठना उठने से भी बहुत सारी चीज़ें हासिल होती हैं। तो और यही होता है कि आजकल जब आप ऐसे गैदरिंग बनाते हैं जो जिनका ताल्लुक ही तालीमी लिहाज से होगा, तो वो यकीनन उसको भी बहुत इल्म की रोशनी मिलती है। तो सर साबिर साहब, मुझे फ्लो साइटोमेट्री जो कि कराची यूनिवर्सिटी का एक बड़ा ही मुनफरिद डिपार्टमेंट है, वो शायद मैं और आप तो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि आप थोड़ा सा इसको ब्रीफ करें ताकि लोगों को पता चले कि फ्लो साइटोमेट्री एक्चुअली है क्या, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ वो एक इंटरनेशनल लेवल का डिपार्टमेंट है। उसमें PhD MPhil PhD कराते हैं। तो उसमें साइंटिफिक बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं और बहुत बड़ी फील्ड है जो पूरी दुनिया के जो कम से कम 30-35 ममालिक के लोग वहाँ पर खुद स्टडी हासिल करते हैं। वो इतना बड़ा डिपार्टमेंट है। तो वहाँ पर मुख्तलिफ शुबों वहीं पर जो डिपार्टमेंट से एक दूसरे सेक्शन में भेजा जाता है। तो मैं इस वक्त फ्लो साइटोमेट्री में हूँ जो कैंसर से रिलेटेड है, जिसमें स्टूडेंट्स जो PhD स्टूडेंट्स हैं वो कैंसर के ऊपर काम करते हैं। फ्लो साइटोमेट्री के मायने के आप फ्लो बहना, साइटो सेल और मेट्री उसको नापना। तो ये सेल को देखने की उसमें उसकी जो अंदर डीपली किस टाइप का सेल है, क्या है, उसको देखते हैं वो। तो उसमें ज़्यादातर जो इस इंस्ट्रूमेंट्स पे काम होता है वो कैंसर के ऊपर होता है। तो उसमें कैंसर में जो चीज़ें वो देखते हैं वो ये देखते हैं कि जो कैंसर सेल लेते हैं उसके बाद में वो कई प्रोसेस से उसको एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं। तो वो उसके बाद में उनको देखते हैं कितनी चेंजिंग्स आ रही है। सर तो, ये जो कैंसर की आप बात करें, क्या वो हर कैटेगरी के कैंसर को ही रिवील आउट करते हैं, चाहे वो जो है आपका कैंसर छाती का हो, कैंसर आपके बोन का हो, कैंसर आपके सर का हो?
ये सारे कैंसर के सेल्स की जो है सारी इन्वेस्टिगेशन या अजम्पशन निकालता है, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल। ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो इस कैंसर के ऊपर ही होती है, वो सेल लेते हैं, सेल आते हैं हमारे पास। उसके बाद में फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो बाकायदा उसको सेल कल्चर से गुजार के और उसको देखते हैं। फिर उसमें उस इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर देखा जाता है उसमें डेड सेल कितने हैं, लाइव सेल कितने हैं। इससे इस मेडिसिन से या जो हम इसको ट्रीट कर रहे हैं उससे कितने डेड हुए हैं और कितने लाइफ हुए हैं। और डेड अगर हो रहे हैं तो वो फायदेमंद होती हैं वो चीज़ें। जैसे आप पूरी दुनिया में मुझे अभी नाम याद नहीं है, पूरी दुनिया में एक जो दवा अवेलेबल है वो कैंसर की, जो हमारे ही डिपार्टमेंट से इजाद हुई है, लेकिन वो क्योंकि उस वक्त हालात ऐसे नहीं थे कि अपने खुद रिकॉग्नाइज करते वो। तो ये है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं हमारे डिपार्टमेंट की। तो मुझे बहुत खुशी भी होती है कि मैं जामिया कराची में, और मुझे मेरा शौक़ भी है कि मैं रिसर्च से भी और ऐसी चीज़ें जो मुझे मालूम हो मैं दूसरों तक भी मुहैया करूँ। ये मेरी एक फील्ड भी है इस वक्त के एक म्यूज़िक के अलावा। तो सर इस फील्ड में आपको जितने साल हो गए, क्या म्यूजिक में भी आपको उतना ही टाइम हो गया? तकरीबन यही हुआ कि मैंने साथ साथ एजुकेशन भी जारी रखी, जॉब्स भी होती रही और साथ साथ म्यूजिक भी करता रहा। तो ये तीनों को लेके मैं चल रहा था। तो सर ये इतना डिजास्टर जो है, जंपिंग चेंजेस कहाँ से आई? कहाँ आपकी वो जो जॉब है रिसर्च पे है, पूरी डीप थॉरली स्टडी के बाद आपको कितना टाइम मिल जाता है कि म्यूजिक की तरफ आप कंसंट्रेट कर सके? मैं क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद म्यूज़िक ही था, जिसकी वजह से साथ साथ जो है ना मैं इसको ज़्यादा टाइम भी इसको भी देता रहता था टाइम। तो मैंने हर चीज़ें बांट दी है अपने टाइमिंग के हिसाब से। तो बहुत अच्छा। चले यहाँ से एक चीज तो कंफर्म हो गई, आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी अच्छी है। क्या आप अपने प्रोफेशनलिज्म को साइड पे लेके चलते रहे, साथ साथ आप म्यूजिक। अच्छा सर, अलाप, मैंने भी नाम सुना था, अलाप 3 ब्रदर्स जो है आपके, मजीद 2 और भाई हैं जिन्होंने इसको लेके चलाया है, उसके बारे थोड़ा सा व्यूअर्स को हमारे बताइए। अलाप ग्रुप जब हमने शुरू किया था, अलाप म्यूजिकल, अलाप 3 ब्रदर्स के नाम से, और अलाप भी रहा, अलाप 3 ब्रदर्स भी रहा। तो बेसिकली मैं जब इस फील्ड में आया तो बहुत सारी फील्ड में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थी, लोगों का टाइम पे ना पहुंचना, जिनसे हमारे डिसाइड हो रहा है कि भाई ये ग्रुप है वो टाइम पे पहुँचें और म्यूज़िक को अरेंज करें। तो इसमें बहुत लॉसेस हुए। तो उसके बाद में फिर मैंने, जो मेरे भाई थे छोटे, उन्होंने भी वो भी बहुत लाइक करते थे इसको, तो मैंने सब पूरा बैंड बनाया। और मेरे भाई ड्रमर है आमिर, और एक नासिर भाई हैं मेरे, तो वो कीबोर्ड पे भी कीबोर्डिस्ट भी थे, गिटारिस्ट भी थे। तो हमने फिर, और साथ साथ मैं कीबोर्डिस्ट भी था, गिटारिस्ट भी, और साथ साथ जो है वोकलिस्ट भी। तो हम लोग जो है वो फिर हमने सबको पीछे हटा के, हमने तीनों भाइयों ने फिर हमने कोशिश की कि बड़े बड़े होटल्स में इधर उधर हमने बड़ा परफॉर्म किया टीवी पे कई जगह हमने परफॉर्म किया। तो हमने तीनों का एक ग्रुप बना लिया था कि हम तीनों ही परफॉर्म करें, किसी की हमें जरूरत नहीं पड़े। इसके अलावा फिर मैंने वन मैन शो भी करना शुरू कर दिया था कि शायद मुझे मेरे भाई भी किसी वक्त छोड़ दे। तो मैं साथ साथ फिर वन मैन शो भी मैंने शुरू कर दिया था। तो ये भी मेरे साथ साथ चलता रहा है। जो सर क्या म्यूजिक अलाप में आपकी फैमिली ने भी फायदा उठाया कि घरेलू शादियां हो तो आप ही तीनों को बुला के जो है म्यूजिक वगैरह शुरू कर दिया जाए? हाँ, मतलब ज्यादातर रिश्तेदारों में और दोस्तों में, और यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी में मैंने शो काफ़ी किए हैं। तो लोग खुसूसन बुलाते थे कि ये तीनों भाइयों को, 3 ब्रदर्स को बुलाया जाए। तो ये है कि हम लोग पूरी रात भी परफॉर्म करते थे, इतने हमारे पास उस वक्त के सॉन्ग थे, स्टैमिना था। अब तो सर अभी जिस तरह का आप रिसर्च पे वर्किंग कर रहे हैं, अपना जो आगे फ्लो साइटोमेट्री का जो डिपार्टमेंट है, बड़ा खुश्क, बड़ा ड्राई वर्क है, तो आपको नहीं होता कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं वहीं पे कुछ जैमिंग वैमिंग कर लूं, कोई जाके यहाँ 4 लोगों को बिठा के मैं गाना ही गाना शुरू करूं, थोड़ा सा माहौल चेंज हो जाए? हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वहाँ इतनी टफ वर्किंग होती है। लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो उसमें एक इदारा भी बनना था इसी टाइप का, कि जिसमें जो फॉरेनर्स है हमारे, वो वहाँ के एक ईयरली बनाना थी। तो वो थोड़ी पेंडिंग में थी। तो वो फॉरेनर्स भी बहुत लाइक करते हैं, लेकिन वहाँ जो है इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं कि वहाँ पर इस टाइप का वर्किंग हो नहीं सकती। लेकिन वो रखते हैं प्रोग्राम अक्सर कैंपस में और यूनिवर्सिटी के अंदर, तो बाकायदा इसका वो रखते हैं, उसकी जैमिंग भी होती है, स्टूडेंट्स भी वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, फैकल्टी भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चलता है, वो एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता है। हो जाता है। अच्छा ये बताएं सर, आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरे 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, हम बहनें मेरी।
और मेरे भाई दोनों वो भी शादीशुदा हैं, बहनें भी अब माशाल्लाह शादीशुदा हैं। सबसे बड़ा मैं था तो मैं ही उनको लेके चल रहा था। माशाल्लाह सर, आप हैं शादीशुदा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले खुद को तो डिफाइन करें, अपने बारे में तो बताएं। शादीशुदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 2 बेटियां भी हैं। अच्छा माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर बच्चों का भी म्यूजिक की तरफ रुझान है या बच्चे डिफरेंट हाँ फील्ड में सुनते हैं, और दोनों बेटियां हैं मेरी, वो बड़ी शौक से सुनती हैं और मुझे हौसला देती हैं। मेरी वाइफ भी बहुत हौसला देती हैं कि आप कुछ इसमें करें, आगे बढ़ें। तो मुझे ये सबसे बड़ी खुशी ये हुई कि RNN चैनल ने मुझे यहाँ मदऊ किया, और ये भी मेरे लिए एक एजाज़ की बात है। और इसमें मैं इसके लिए भी एक इसमें बात इंक्लूड करूँगा। इमरान साजन जो हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को ख़ास तौर पे ऐसे जो टैलेंटेड लोग होते हैं उनको अप्रिशिएट करते हैं। जी बिल्कुल, इमरान साजन साहब को मैं पर्सनली भी जानती हूँ, वो बहुत अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं। उनकी अपनी जर्नी बहुत अच्छी है और लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। मेरे ख्याल से आपने उनके साथ वक्त गुजारा है तो आपको आइडिया होगा कि वो कितने अच्छे म्यूजिशियन हैं, किस तरह चीजों को लेके चल रहे हैं, और ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो लोगों को बहुत आगे प्रमोट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, आप मुझे बताएं, आप और अपनी तालीम को कहाँ तक लेकर गए, थोड़ी सी अपनी जर्नी के बारे में बताएं कि किस तरह की जर्नी रही है आपके साथ। मेरी नॉर्मली मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में किया है, और बाकी आगे जो पढ़ाई का वो ये रहा कि क्योंकि घर का सारा हाँ पूरी मेरे पे जिम्मेदारियां थी, तो वो अभी भी मैं अदा कर रहा हूँ। और छोटा हमारा एक कोचिंग सेंटर है, उसको भी हम रन कर रहे हैं, उसमें भी हम पढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे जो पढ़ाने का उसका होता है कि सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमने सिर्फ पढ़ाना नहीं है, उसके बाद जैसे कहते हैं ना तालीम और तरबियत, तो तरबियत को भी हम उसको मद्देनजर रखते हैं, और कोशिश होती है कि बच्चे बड़े कुछ सीखें। और पेरेंट्स भी बहुत सारे मीटिंग्स में हम अटेंड करते हैं। सर ये बिल्कुल मैं आपसे एग्री करूंगी, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरह का आपका प्रोफेशनलिज्म है, जिस तरह के आपके पर्सनल हॉबीज हैं, उसमें एक जो है इक्विलिब्रियम है, आपने बड़ा उसको जो है तवाज़ुन में रखा हुआ है। और आई होप ये चीजें व्यूअर्स भी सुन रहे हैं, आपकी अपनी फैमिली भी इंशाल्लाह हमारा जब ऑन एयर होगा जरूर सुनेंगी, तो वो ये चीजें जरूर देखेंगी कि आप एज अ फादर फिगर अपनी चीजों को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा रहा है। सर यहाँ पे मैं क्योंकि आपकी इतनी तारीफ सुन रही हूँ, आलाप के बारे में सुन चुकी हूँ, तो अब मैं आपका ट्रैक भी जरूर सुनना चाहूंगी। ऑफ कोर्स मेरे व्यूअर्स भी सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो आप मुझे ओरिजिनल सुनाएंगे या आप मुझे कोई कवर सुनाने वाले हैं? मैं ओरिजिनली लाइव सुनाऊंगा। और जैसा कि अली हैदर बहुत फेमस सिंगर, मैं उनको बहुत लाइक करता था। उनकी एक सॉन्ग है पुरानी जीन्स, तो मुझे वो ऑल टाइम फेवरेट है सर। वो आज तक जो है मतलब ग्रीन ही है वो सॉन्ग, आज तक लोग सुनते हैं। और उसको याद करने में भी बड़ा टाइम लगता है वर्डिंग को, तो और म्यूजिक भी बहुत अच्छा उन्होंने इसका तरतीब दिया, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैं चाहूंगा कि आज आपको वो वहां से स्टार्ट लें। जी चलें जी, मोहम्मद साबिर अब्बासी साहब हमारे साथ पेश कर रहे हैं अली हैदर साहब का पुरानी जीन्स, जो कि मेरा अपना फेवरेट है। आपने कई बार उसको देखा भी है, सुना भी है। तो हम देखते हैं एक एजुकेशनिस्ट म्यूजिशियन को किस तरीके से प्रमोट करते हैं, या इतना सीरियस कैरेक्टर जो मेरे सामने बैठा हुआ है वो किस तरह एंजॉय करता है म्यूजिक को। ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग है। आइए देखते हैं। पुरानी जी और गिटार, महल्ले की वो छत, और मेरे यार वो रातों को जागी ना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, वो सिगरेट पीना, गली में जाके वो करना दांतों को घड़ी घड़ी सा, पहुंचना कॉलेज हमेशा ले, वो कहना सर का गेरा फॉर्म दिखला, वो बाहर जाके हमेशा कहना यहाँ का सिस्टम भी है खराब, वो जाके कैंटीन में टेबल बजा के वो गाने गाना यारों के साथ, बस यादें 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 रह जाती है
कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें 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 रह जाती है, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती है, बस यादें। वो बाबा का डांटना, वो कहना मम्मी का छोड़ो जियो, तुम्हें तो बस नजर आता है जहां में बेटा मेरा ही खरा। वो दिल में सोचना करके कुछ दिखा दे, वो करना प्लानिंग रोज नहीं हो, लड़कपन का वो पहला प्यार, वो लिखना हाथों पे फिलसा, वो खिड़की से झांकना, वो लिखना लेटर उन्हें बार बार, वो देना तोहफे में सोने की बालियां, वो लेना दोस्तों से पैसे उधार, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें 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 रह जाती हैं, कुछ छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, बस यादें। ऐसा यादों का मौसम चला, भूलता ही नहीं कभी दिल मेरा, कहाँ मेरी जी और गिटार, महल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागीना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, पुरानी जीन्स और गिटार, महल्ले की वो छत और मेरे यार, वो रातों को जागीना, सुबह घर जाना, कूद के दीवार, पुरानी जीन्स और गिटार, महल्ले की वो छत और मेरे यार। जबरदस्त साहब, जबरदस्त, बहुत अच्छा सर। आप ये अपने टाइम पे कैसे गाते होंगे? ये आज तो गा लिया आपने जिस तरीके से, काफी रिजर्व होके गाया इन्होंने, क्योंकि शायद इनकी ड्रेसअप ऐसी है, फुल एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हम तो सर चीख चीख के गाते हैं इसको, जो प्रॉपर जैमिंग होती है वो जब खड़े होते हैं ना तो फिर जोश आता है। अच्छा सर, ये इसमें तो अली अदल साहब जो है बालियां वालियां लेकर आते, आपने अपनी वाइफ को जो है इस तरह की कोई तोहफे तहाइफ वगैरह दिए? अब इतने ही सीरियस कैरेक्टर के आदमी हैं। नहीं, मैं सीरियस नहीं हूँ, लेकिन एज जो है वो सीरियस कर रही थी। आई डोंट बिलीव एज में कुछ होता है। हाँ, मतलब एज के हिसाब से सोच समझ के चलना चाहिए सर। प्रैक्टिकल जो है इंसान कैसे लव शव करता था? आपकी जो शादी है वो लव मैरिज है सर? नहीं, अरेंज है। अरेंज होने के बाद लव हुई है या अभी तक बोलेंगे अरेंज है? सर ये आपकी मिसेस सुनेंगी, मैं बता रही हूँ। नहीं, अब उसके बाद में लव हो गया। अच्छा, माशाल्लाह आ गए ना। मैं यही कह रही हूँ कि बालियां वालियां ला कर दी, कुछ दिया आपने? हाँ, बिल्कुल, गिफ्ट तो देना पड़ता है, उसके बगैर आपको पता है कि घर में रहना। सर तोहफे तहाइफ तो देखें सुन्नत नबी भी है कि बड़ा अच्छा एक रिलेशन बन जाता है, चीजें हैं थोड़ा सा। बाकी ये तोहफे तहाइफ के अलावा भी आप लोग में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपकी सपोर्टिंग है? बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, बल्कि वो मुझे काफ़ी मोटिवेट करती हैं कि आप आगे बढ़ें, आगे वो करें, और उनका काफ़ी हाथ है इन चीज़ों में।
क्योंकि अभी मैंने जब ब्रेक लगाया था तो उसमें फिर दोबारा इस चीज़ को मैंने आगे बढ़ाया अच्छा, है। यानी वो बात बिल्कुल ठीक है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, ऐसे ही है? जी ऐसा भी है, और उसमें वालदा के भी बहुत हाथ होता है। हाँ बिल्कुल, तक बढ़ाते मैंने हैं। औरत का हाथ बोला है तो वो वालदा का भी हो सकता है, वो वाइफ का भी हो सकता है, वो बहन का भी होता है, वो एक अच्छी दोस्त का भी हो बिल्कुल, सकता है। सबका चले हो सकता है। माशाल्लाह। सर साबिर साहब मुझे ये बताएं कि आपका ओरिजिनल ट्रैक, उसका नाम था, वो कब रिलीज हुआ, उसकी क्या स्टोरी है, वो थोड़ा सा हमें ब्रीफ करें। FM 100 पे मेरा एक सॉन्ग था जिंदगी के सफर में। अच्छा, तो वो FM 100 पे 94 में रिलीज हुआ था, और इसी दौरान में AATV पे भी एक नेशनल सॉन्ग मेरा रिलीज हुआ था। नेशनल सॉन्ग, नेशनल सॉन्ग सर पाकिस्तान उसकी का। 2 लाइन थोड़ा सुनाते हैं अपनी वो ओरिजिनल। जरा क्योंकि वो थोड़ा सा मेलोडी वैसी है, फास्ट म्यूजिक पे होती है ना, तो उसमें ना सुरों का जरा सा वो तो होता है ना। आप अपने तो ओरिजिनल उसमें- ट्रैक को थोड़ा सुनाना चाहेंगे? उसमें ये है कि जो पाकिस्तानी सॉन्ग, वो जो था नेशनल सॉन्ग था, उसमें ये पाकिस्तान तकरीबन कई मरतबा इस्तेमाल हुआ है। तो उसके ये था, पाकिस्तान 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 हम सबका प्यारा पाकिस्तान, हम सबका प्यारा पाकिस्तान। ये उसका था। बाकी जो FM पे जो 94 में जो चला था वो है जिंदगी के सफर में। तो उसमें कुछ शायरी वगैरह भी उसमें मैंने क्या खुद की- बताने की कोशिश की थी उसमें अपने original ये track में? ये था सैड सॉन्ग के तौर पे भी था। तो उसमें ये है कि जिंदगी के सफर में उसका जो इसकी शायरी है, जिंदगी के सफर में कहाँ साथ तूने छोड़ा, जिंदगी के सफर में कहाँ साथ तूने छोड़ा, धंसने लगा जब दलदलों में कहाँ हाथ तूने छोड़ा। तो ये सर इसकी ये शायरी- सिर्फ सॉन्ग था या मैसेज था किसी के लिए? ये ये तो टोटली हमें ये, ऐसा लग रहा है किसी को मैसेज जा रहा है। ये मैसेज क्या की फीलिंग्स होती है। एक शायर होता है ना, बेतहाशा शायरी लिखता है, और ऐसी सॉन्ग भी लिखे जाते हैं। तो वो सारा टोटल उस पे नहीं गुजर रहा होता। सर आपने वो पहला feelings ट्रैक होती जो है अपना माशाल्लाह एक जो है सैड बनाया है, तो ये दिल टूटने की निशानी है। इसका मतलब आपने कहीं दिल लगाया था जो टूटा है, और टूटने के बाद बंदा बहुत अच्छा बनता है, ऐसे ही है सर? मेरे जहाँ तक ख्याल है कि ये सब चीजें होती रहती है, टूटता भी रहता है इंसान, दुआ जुड़ता रहता बार बार कितना टूटेगा सर? है। ये एक सर फलसफी आपका बात वो है। हिसाब तो नहीं है आपने हर किसी से मोहब्बत की है कि बार बार इतना तोड़वा रहे हैं दिल? वो एक शेर है ना कि काश 2 दिल होते सीने में तो एक टूट भी जाता। तो ये आपने सुना होगा, एक सॉन्ग भी है। तो ऐसा नहीं है। खैर इंसान जो मुश्किलात उठाता है ना, उसमें ही बहुत सारी चीजें सीखता है। उसमें खुशी के पहलू भी होते हैं, जिससे वो जब वो अगर वो शायरी करता है तो वो खुशी के पहलू बहुत सारे उसमें शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जब सर थोड़ा सा गा के तो सुना दे, 2 लाइन एटलीस्ट। जिंदगी के सफर में कहाँ साथ तूने छोड़ा, जिंदगी के सफर में कहाँ साथ तूने छोड़ा, धंसने लगा जब दलदल में कहाँ हाथ तूने छोड़ा, जिंदगी के सफर में कहाँ साथ तूने छोड़ा, तेरी ख्वाहिशों को हमने जान से ज्यादा समझा, टकराए तूफान से हम ये भी न तूने समझा, तेरी ख्वाहिशों को हमने जान से ज्यादा समझा, टकराए तूफान से हम ये भी न तूने समझा, जिंदगी के सफर में कहाँ सा तूने छोड़ा। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। पहला ट्रैक बहुत अच्छा आपने निकाला। इसके बाद सर दिल टूटने के ही बनाए थे कि दिल जुड़ने के भी बनाए थे आपने? कई ऐसे सॉन्ग्स थे जो मौके के हिसाब से और फिल्मों के हिसाब से थे। तो मेरे एक सॉन्ग था ना करना प्यार, ये भी है लेकिन वो फास्ट था। ये देखें जो दिल टूटा है तो उन्होंने मशवरा भी दिया आगे से प्यार तो बिल्कुल भी मत करना। ठीक ना करना प्यार, प्यार हो मेरे यारो ये तो है बड़ा मुश्किल, किसी को दिल ना देना यारो ये तो है बड़ा मुश्किल। ये फास्ट ट्रैक पे मैंने इसको भी बनाया था। तो ये कि बहुत सारी पेंडिंग में रही चीजें। तो और भी सॉन्ग्स थे। और सर आपकी कोई सॉन्ग का लिंक वगैरह है तो आप जरूर बताएं ताकि व्यूअर्स भी आपको वहां जाके अप्रोच कर सकें, आपके सॉन्ग्स वगैरह सुन सकें। मेरे
फेसबुक पे तो एक अपना पेज है साबिर अब्बासी के नाम से, ओके। और वो उसको भी लाइक कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी है साबिर अब्बासी के नाम से। अच्छा, आप अपने चैनल को खुद रन करते हैं? टाइम मिल जाता है सर इसके लिए? मतलब टाइम देख लेते हैं, उसमें जितना टाइम मिलता रहता है उसमें अगर किसी के लाइक्स आते हैं तो देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं। और इसके ट्विटर पे भी वही है। थोड़ा सा जो है, अब दिल टूटने के बाद दिल जोड़ने वाली बातें करें तो काफी लोग जो है, काफी लोगों की इंस्पिरेशन आपसे जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरा बंदा ही टूटा हुआ है। कोई अपनी घरेलू परेशानियों से, कोई अपनी पर्सनल लाइफ से, कोई प्रोफेशनल लाइफ से। तो हम बीइंग अ ह्यूमन ये कर सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोई दिल टूटा हुआ इंसान या दुखी इंसान या कोई भी ऐसा जो शायद ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरा हो, तो वो शायद कहीं से मोटिवेट हो जाए, उसके अंदर कोई एक पर्सन, कोई ऐसी चीज हो जाए जो हम एक वसीला है वो बन जाए पॉजिटिविटी के। क्या कहते हैं आप? मेरा एक राय ये है कि इंसान के अंदर पॉजिटिव जो थिंकिंग होती है ना, वो सबसे बड़ी चीज है अल्लाह ताला का बेशक तवक्कुल। तो वो जो तवक्कुल है ना, वो कभी टूटने नहीं देता इंसान को। जब भी इंसान चल रहा होता है, जी रहा होता है कि एक पीछे बैक है हमारी। और मैंने कभी भी नाशुक्री पे मैं कभी नहीं जाता। जो अल्लाह ताला ने दिया उसका हर लिहाज से शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि हमेशा मैं नीचे वाले को दिखता हूँ कि जो मुझसे बिल्कुल नीचे है उसको अल्लाह ताला ने कुछ नहीं दिया, तो मुझे बहुत कुछ दिया, तो इसलिए शुक्र पैदा होता है। तो हमेशा मैं कभी भी मायूस नहीं होता, और लोगों को मोटिवेट करता हूँ कि कभी भी मायूस नहीं हो, मायूसी कुफर है, और आगे बढ़ते रहो, जो दिया है उसमें शुक्र अदा करो, आगे की कोशिश करते रहो। बिल्कुल सर, इसी बात के बाद साबिर अब्बासी फ्यूचर में जो है पॉजिटिव सॉन्ग्स बनाएंगे, दिल टूटने के तो बिल्कुल नहीं बनाएंगे। आज से ये अहद करके जाएगा साबिर अब्बासी साहब कि अब से म्यूजिक के वास्ते जो भी काम करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। यहाँ जो आपकी लाइन है ना वो सच हो जाएगी सर। मेरा कुछ ही देगा, आगे लोग अप्रिशिएट करेंगे आपको। अच्छा साबिर साहब, आप किस लेजेंड से ज्यादा इंस्पायर हैं? अभी अली हैदर तो हमने सुना, माशाल्लाह, मैंने उनके साथ काम भी किया वैसे। जी। और इसके अलावा जो है बड़े अच्छे इंसान है वो अली हैदर भाई, मैं काफी पर्सनली बड़ा इंस्पायर हूँ उनसे। और ये है कि इसके अलावा आपने मुझे बताया आलमगीर साहब से आप काफी इंस्पायर हैं, और उनके गाने भी हम बचपन में छोटे थे तो हमारे अम्मा बाबा बड़े शौक से लगाते थे, हम सुनते थे। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन है सर? आप हमें कोई उसका जो है कोई एक सॉन्ग सुना दे। आलमगीर साहब का वैसे बहुत अच्छे सॉन्ग है, दिखाना था, और बहुत सारे सॉन्ग मुझे पसंद है, मैंने तुम्हारी क्या कर से। लेकिन एक है इनका मेलोडी सॉन्ग है बहुत प्यारा, शाम से पहले आना, तो ये मुझे भी बहुत पसंद है, और आपको भी यकीन सबको पसंद है, ये फेवरेट है, तो वो भी मैं जरूर आपको सुनाऊंगा। तो सर हम वो सुन लें अभी? ठीक है, चलें जी। साबिर अब्बासी के साथ हम सुन रहे हैं शाम से पहले आना। आलमगीर साहब को भी ट्रिब्यूट है ये, आप जो है साबिर अब्बासी साहब आलमगीर साहब को ट्रिब्यूट करें, और हम थोड़ा सा अपना बचपन जो है फ्रेश कर रहे हैं जो हम सुना करते थे। आइए देखते हैं शाम से पहले आना। शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना, धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना।
वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं, फिर वही दिन आए हैं, जाने क्या ले आए हैं। जीवन मेरा सारा तेरा, जीवन मेरा सारा तेरा, जीना तो एक बहाना है, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। धूप सारी ढल रही हो, फूल सारे खिल गए हो, मौसम सारे ले आना, शाम से पहले आना। साहब की जो है ना आपने फिर शिद्दत से याद दिला। अच्छा, आप थोड़ा थोड़ा ना खुल रहे हैं, पहले सॉन्ग में थोड़ा सा रिजर्व थे ये, अभी थोड़ा सा इनके सुर आलाप खुल रहे हैं आपके सर। एक्चुअली मैं ये कहूंगी थोड़ा सा अच्छा आपने वो दिया, क्योंकि आलमगीर साहब मुझे भी अभी इनका लास्ट ट्रैक जो आया था कह देना बहुत वो बहुत अच्छा सर, वो ऐसी तरह ओरिजिनल ट्रैक में सुना दें अगर आपको याद है एक दो लाइन। थोड़ा सा मुझे मैं सुना देता हूँ, क्योंकि उसमें म्यूजिक सर आपको पसंद है ना आलमगीर साहब, तो थोड़ा एंजॉय करके सुनाए, हमें लगे कि भाई जानदार कोई चीज आई है। ये तो इनके जो जानदार जो म्यूजिक है वो है दिखाना था, वो तो बहुत जबरदस्त है। वो सर वो शादी में बड़े चले हैं हाँ, गाने, बहुत चले हैं ये। तो ये कह देना बातों से समझ लेना, आंखों से कोई तो रहता है, सांसों में कह देना। ये मैं इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट में इसको आपको सुनाऊंगा। सर इसको जरूर सुनाएं, बहुत अपने अच्छा चैनल के अंदर इसको कवर भी करें। जी। ये बड़ा इंस्पिरेशनल है सर। लास्ट में साबिर अब्बासी साहब, पहले तो आपकी जर्नी के हवाले से मैं बड़ा इंस्पायर हुई हूँ, आपके जो फेजेस लाइफ के रहे, जितनी डिस्कशन रही, और माशाल्लाह आप आज जो है ये वीडियो जरूर अपने जो है यूनिवर्सिटी में भी डालिएगा, ताकि जो लोग आपको जानते नहीं है, साबिर अब्बासी साहब को जो है एक सीरियस कैटेगरी ऑफ फील्ड से अलावा भी एज ए म्यूजिशियन जो है आपको समझेंगे। सर आखिर में हमारे व्यूअर्स को, यंग्स को क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? जरूर आजकल के जो हालात और वालिदैन खासतौर पे परेशान है अपने बच्चों के सिलसिले में, वो ज़्यादा है मोबाइल का यूज़। और इस मोबाइल के यूज़ से जो जहाँ पर मोबाइल ने एक इनकलाब बर्पा किया है, वहाँ पर नुकसानात भी बहुत सारे इसमें पैदा होना शुरू हो गए। उसमें ये है कि जो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि जो बुक रीडिंग होती थी, जो लोग पढ़ते थे, किताबें पढ़ते थे, किताबों से भी दूर हो गए। किताबें भी आजकल ऐसे ही आपको नज़र आती हैं कि पढ़ी रहती हैं। और फिर ज़्यादातर जो हमारी न्यू जनरेशन है वो ऐसे ऐप्स की तरफ चली गई है जो उनके नस्लों को जो तबाह करने वाली चीज़ें उसमें राइज हो गई हैं, जो आ गई हैं, जिससे उनके मैं समझता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा कि हमारे वक्त में जो उस्ताद और जो अभी भी उस्ताद ऐसे हैं जो बच्चों को तालीम और तरबियत भी करते हैं। सर पहले के एजुकेशन में, सॉरी आपकी बात करती हूँ, पहले के एजुकेशन में ये होता था कि एजुकेशन के साथ तरबियत दी जाती थी। बिल्कुल। अभी सिर्फ एजुकेशन दी जाती है। बिल्कुल, अगर आप एग्री करें तो। बिल्कुल। अब ये जो तालीम है वो इस तरफ चली गई है कि उसको कमाने का ज्यादा जरिया बन गई है। बिल्कुल, प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल बिल्कुल उस पर ज्यादा चली गई है, और जो उसका जो असल एम था उससे पीछे हट गए। तो हमारे जो मैं यही सबको न्यू जनरेशन को दूंगा कि एक मैसेज कि पूरी कोशिश करें कि वही अपने वालिदैन और उनके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करें। सबसे बड़ी तो नक्शे कदम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। वो नक्शे कदम में साहबा हैं, तबा ताबईन हैं, अहले बैत हैं, इनके नक्शे कदम होते। अब जदीद दौर भी है। जदीद दौर से मुराद ये है कि हमें अपने कल्चर्स को भी साथ साथ
इसको वैल्यू देना चाहिए। और वैसे हमारा जो कल्चर इस्लामी है, जी जी। हमारे तो मुख्तलिफ कल्चर्स हैं, लेकिन उनको भी एक हम सकाफती एक बहुत यानी एक ये समझे कि हमारे जो जितने भी सकाफती रंग है ये एक फूलों की मानद है, बिल्कुल सर, कि सबको हमें संभाल के रखना चाहिए गुलदस्ते के तौर पर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद साबिर अब्बासी साहब, आपके टाइम का, आपकी चीज़ें शेयर करने का, हमारे व्यूअर्स को और हम तक बहुत अच्छी बात पहुंचाने का। आपसे मैंने भी कुछ सीखा है और ज़रूर हमारे व्यूअर्स ने भी सीखा होगा। एंड में जाते हुए साबिर अब्बासी साहब के अलावा जो भी इनकी जर्नी से मैंने सीखा है, एक पॉजिटिविटी सीखी है, और मैं दुआ करती हूँ कि मेरी देखने वाली तमाम जितने भी लोग जहां जहां तक हमारी वीडियोस जा रही हैं, मेरी और मेरी पूरी RNN की टीम की तरफ से उनके लिए सिर्फ ये प्रे है कि वो इन चीज़ों से पॉजिटिविटी लें। जिस तरह से साबिर अब्बासी साहब ने बात की है कि कल्चर को वैल्यू देना, पेरेंट्स को वैल्यू देना और मोबाइल का मिसयूज ना करना। देखें, ये सारी बात अवेयरनेस पे होती है कि सही बुरे, अच्छे बुरे की पहचान सबको है, सही गलत की पहचान सबको है। तो अपनी चीजों को फॉलो करें, जिंदगी आसान बनाएं, दूसरों की भी और अपने भी। RNN न्यूज में दोबारा नई सोच के साथ एक नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दिस इज सदफ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।